चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से चलते हैं और टेस्ट सीरीज नंबर 3 प्लेटफॉर्म का है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 6 घंटे बाद उसके पीछे आती हुई एक और रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी स्टेशन को पार किया। स्टेशन पार करने के 10 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। समझना है, मान लेते हैं कोई स्टेशन है, कोई स्टेशन से एक मालगाड़ी निकलता है और 6 घंटे बाद एक रेलगाड़ी यहाँ से निकलता है। ये मान लिए स्टेशन है। 6 घंटे बाद में मालगाड़ी कुछ तो आगे निकला होगा। मान लेते हैं 6 घंटे के बाद इस बिंदु पर मालगाड़ी पहुंच जाता है। प्रश्न में आगे कह रहा है क्या कि 6 घंटे बाद एक रेलगाड़ी निकलता है जिसकी चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 घंटा के बाद ये क्या करता है, मालगाड़ी को पकड़ लेता है। तो 10 घंटा बाद मालगाड़ी भी आगे चल रहा है और रेलगाड़ी भी आगे चलेगा। तो 10 घंटा में मालगाड़ी क्या होता है, रेलगाड़ी से पीछा हो जाता है। तो यहाँ पे समझना है कि रेलगाड़ी 10 घंटा में जितना दूरी तय किया, मालगाड़ी 16 घंटा में उतना दूरी तय करेगा। क्यों? क्योंकि 6 घंटा में मालगाड़ी यहाँ से यहाँ तक आया और 10 घंटा में ये दूरी तय किया। अर्थात रेलगाड़ी का 10 घंटा में तय की गई दूरी मालगाड़ी का 16 घंटा में तय की गई दूरी के बराबर होगा। रेलगाड़ी का 10 घंटा में इतना दूरी तय करेगा और मालगाड़ी का मान लेते हैं x, ये 16 घंटा में। काट छाट कर देते हैं, 8 दूनी 16, 8 सते 56, 2 पचे 10, अर्थात x का मान क्या हो गया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात मालगाड़ी की चाल कितना है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं 28 के बाद 29 से। उनतीस नंबर कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण A का द्विभाजक, कोई त्रिभुज है ABC में कोण A का द्विभाजक BC को E पर काटता है, जिसमें AB, BE और EC की लंबाई AB 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BE 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और EC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC की लंबाई पूछ रहा है। ध्यान रहे, इसमें एक प्रमेय है कि यदि कोण A का समद्विभाजक BC को कहीं भी काटता है तो एक प्रमेय याद रखना है, AB बटा यानी ये बटा BE बराबर होता है AC बटा EC। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अर्थात AB कितना हो गया, 12 बटा BE कितना, 9 बराबर AC बटा EC कितना है, 6। काट देते हैं, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अर्थात AC का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। 29 के बाद 30 नंबर दिया हुआ है। कह रहा है 2,77,200 रुपया को 3, 6 और 2 के अनुपात में 3 हिस्सेदार अब्दुल्लाह, भानुदास और चकोर में बांटा जाना है। चकोर को कितना हिस्सा मिला, ध्यान रखना है। टोटल रुपया कितना है, 2,77,200 और इसको 3, 6 और 2 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब यहाँ रेशियो का नियम लगेगा, दिए का तुलना दिए से। टोटल धन दिया हुआ है 2,77,200 और इधर टोटल धन कितना, 6, 3, 9, 2, 11। इसकी तुलना कर देंगे 11 से और पूछा जा रहा है चकोर का हिस्सा। तो चकोर का हिस्सा ये 2 है, गुना कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 11 दूनी 22। काट छाट करके जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलो 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है, यदि एक समकोण वृत्तीय शंकु के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल 2310 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, तो इसके कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले समझना है कि घुमावदार सतह का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, और किसी भी
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ और प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम शंकु का आकृति बनाएंगे तो ये शंकु का आकृति इस तरीके से होता है, और वक्र पृष्ठ का मतलब होता है वैसा एरिया जो हमारे आँख के क्षैतिज दिख जाए। अर्थात यदि हम शंकु की बात करें और आँख के क्षैतिज देखने की बात करें तो ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला तो सतह है अर्थात ये ज़मीन के नीचे रहेगा, तो ये वाला तो दिखना नहीं है, अर्थात वक्र पृष्ठ ये हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है सारा एरिया। तो वक्र पृष्ठ में ये वाला सतह का एरिया हम जोड़ेंगे और ये वाला सतह क्या है? वृत्त है। इसीलिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका सतह कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, ध्यान रखना है। अब यहाँ हम देखते हैं घुमावदार सतह का क्षेत्रफल 2310 दिया हुआ, अर्थात वक्र पृष्ठ 2310। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर एल, एल दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, अब बराबर कितना? 2310। इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। चलो 7 पचे 35, अच्छा ये 2310 है, 7 पचे 35, ये कट गया, 5 चौक 20 और 5 छक 30, 1 5 दूनी 10, ये 21 बार में कट जाएगा। आर का मान कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ हमारा दिया हुआ है 2310। अब हम यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 21 और गुना 21 सत्या 21, ये कितना आ जाएगा? 21 तिया 63 और गुना 22 हम कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126, यानी 6, 6 2 8, 2 1 3 और ये 1386, अर्थात कितना हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2310 प्लस 1386 क्या आ गया? 3696, ये हो जाएगा। आगे 31 के बाद कौन सा है? इकतीस के बाद 32 नंबर मैथ है। 32 नंबर कह रहा है एक व्यापारी के पास 13 क्विंटल गेहूं है, उसने कुछ हिस्सा 14% के लाभ पर और कुछ हिस्सा जो है 24% के लाभ पर बेचा जाता है, और इस प्रकार से उसे कुल 18% का लाभ हो। ध्यान रखना है, जब भी कुछ हिस्सा की बात करें फिर कुछ हिस्सा और दोनों का समतुल्य, मतलब दोनों से जो परिणाम निकल करके आता है 18% का लाभ होता है। तो इस टाइप के प्रश्न में एलिग्रेशन लगा देना है, और एलिग्रेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों का अंतर इधर 6 और ये दोनों का अंतर इधर कितना? 4, अर्थात दोनों के बीच का रेशियो कितना? 3:2 के अनुपात में बेचा जाता है। अब ध्यान रखना है, बोल रहा है 24% लाभ पर कितना गेहूँ बेचा गया। तो 24% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया? टोटल गेहूं कितना है? 13 क्विंटल। 13 क्विंटल को किलोग्राम में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, और यहाँ टोटल कितना है? 5। 24% वाला कितना आया? 2, गुना कर देंगे, ये कितना हो गया? 20 25 100, 13 दूनी 26 दूना 52, अर्थात 520 kg। 32 के बाद 33 नंबर है। 33 नंबर केवल समझ लेते हैं। दिया हुआ क्या कि निम्नलिखित समीकरणों में से किसका मूल 5 है। ध्यान रखना है, ऑप्शन से चलेंगे, 5 रखेंगे, जो भी मान संतुष्ट कर दे 5 रखने के बाद वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 33 के बाद 34 देखते हैं हम। जो भी हो जाएगा ऑप्शन में रख देना है। 34 नंबर कह रहा मेहदी किसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसकी जहानवी ने सहायता की जो कि 50% अधिक निपुण है। ध्यान रखना है, 2 लड़की यहाँ पे काम कर रही है, एक है मेहंदी और दूसरा है जहानवी। मेहंदी के बारे में बताया जा रहा है कि काम को 25 दिन में पूरा करता है, 25 घंटा में पूरा करता है,
और जाह्नवी के बारे में बोला जा रहा है कि जाह्नवी जो है मेहंदी से 50% अधिक निपुण है। अर्थात यदि इसका क्षमता 100 होगा तो इसका क्षमता 150 होगा, अर्थात दोनों का क्षमता का रेशियो 2 और 3 का होगा। आगे कह रहा है क्या कि दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं मेहंदी काम को कितना दिन में करेगा। तो मेहंदी का क्षमता है 2 और 25 घंटा में पूरा कर रहा है, अर्थात ये टोटल 50 काम किया। दोनों मिलकर के एक दिन में 3 और 2 5 काम करेगा, मान लेते हैं टी घंटा में, यानी 10 घंटा में ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, काम को पूरा कर देगा। चलो 34 के बाद कौन सा है, 35 नंबर है। 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है एक अर्धगोले के कुल सतह का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर यहाँ पे घुमावदार की बात आ गई। घुमावदार का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, और ध्यान रखना है अर्धगोला में संपूर्ण पृष्ठ अनुपात और वक्र पृष्ठ का अनुपात 3 और 2 का होता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का रेशियो 3 और 2 का होता है। इसको याद रखना है, टाइम काफ़ी बचाएगा, इसको याद रखना। अब प्रश्न पे आते हैं हम। कह रहा है क्या, अर्धगोला का संपूर्ण यानी कुल सतह का क्षेत्रफल 462 है और कुल सतह का क्षेत्रफल 3 हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काट छाट कर देते हैं, 3 एका 3 पचे 15, 1 3 चौक 12, अर्थात ये कितना हो गया 308 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये अर्धगोला में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना, 3 और 2, जबकि गोला में संपूर्ण पृष्ठ हो या फिर वक्र पृष्ठ हो उसका सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, उसमें अलग अलग नहीं होता है। आगे कौन सा है, 35 के बाद 36 नंबर देखते हैं। छत्तीस नंबर क्या कह रहा है, कह रहा एक कंपनी का लगातार 11 साल का औसत 69 लाख है। 11 साल का औसत 69 लाख है, 6 साल का औसत 64 लाख और फिर 6 साल का औसत कितना है, 76 लाख है। तो बोल रहा है छठा साल का औसत क्या होगा। ध्यान रहे कुल 11 साल की बात कर रहा है और प्रारंभिक 6 साल का औसत है 64 और अंतिम 6 साल का औसत है 76, अर्थात यहाँ देखा जाए तो 6 और 6 12 साल हो रहा है, जबकि कुल साल कितना है 11। तो जब भी 11 साल की अपेक्षा यहाँ 12 साल हो रहा है, अर्थात जब भी समय बढ़ जाए तो ध्यान रखना है छठा साल का मान पूछ रहा है। तो करना क्या है, इसमें से देखते हैं 69 का सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पहले माइनस का चिन्ह लगाना, उसके बाद ब्रैकेट देना है। और ध्यान रखना है इसका अगला प्रोसेस क्या होगा कि यदि 69 से कम ये ले जाए तो कम ले जाने के क्रम में प्लस का चिन्ह होगा, मतलब प्लस ही रह जाएगा। कितना कम ले जा रहा है तो देख रहे हैं 69 और 64 में 5 का, और 5 कम ले जा रहा है, ऐसा ऐसा 6 व्यक्ति, अर्थात टोटल कितना 30 का कम ले जा रहा है। यदि ये इधर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस लगा देंगे, कितना ज़्यादा तो 6 1 7 और 6 7 6 42। चूँकि छठा परिणाम पूछ रहा था, छठा अपने आप में क्या होगा, एक ये 69 42 और 30 का अंतर -12 माइनस माइनस प्लस 12, अर्थात ये कितना हो गया, छठा परिणाम 81। 36 के बाद 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है एक समचतुर्भुज में एक आंतरिक कोण 60 डिग्री है और उसके छोटे विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कोई समचतुर्भुज है, मान लेते हैं ये ABCD है। ध्यान रखना है समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, और लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ कि ये बराबर ये बराबर ये, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा।
अगर छोटा विकर्ण दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 और 4 में कटेगा क्या। मान लेते हैं ये एंगल दिया हुआ है 60, तो ये 30-30 में बट जाएगा। अब समझना है यदि हम इस जहाँ पे पेन जा रहा है उस त्रिभुज की बात की जाए, तो इस त्रिभुज में ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, अर्थात 30 डिग्री का मान 10-30 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 और √3 का अनुपात, तो ये है 4, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 4√3, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, जब ये 4√3 तो ये भी 4√3, अर्थात दूसरा विकर्ण कितना हो गया 8√3। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण ये 8 और दूसरा विकर्ण ये 4 4 8√3, 4 दूनी 8, ये 8 चौक 32√3 हो जाएगा। 37 के बाद 38 नंबर हम लोग देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है एक बैग में 3, 2 और 3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे। चलो देखते हैं, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का है। 3, 2 और 3 के अनुपात में दिया हुआ सिक्के का मूल्य 12.9। अच्छा, एक चीज़ समझना है, जब भी रुपया और पैसा का प्रश्न दिया हुआ हो तो हमेशा याद रखना है रेशियो का नियम है दिए का तुलना दिए से, अर्थात ये मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य की तुलना हम मूल्य से करेंगे। यदि ये सिक्का की संख्या दिया हुआ होता तो सिक्का की संख्या की तुलना सिक्का की संख्या से करते, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ सिक्का की संख्या दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है मूल्य दिया हुआ है, तो मूल्य की तुलना हम मूल्य से करेंगे, अर्थात सिक्का को सबसे पहले मूल्य में बदलना है। अब देखना है यहाँ 1 रुपया का 3 सिक्का का मूल्य 3 रुपया, 50 पैसा का 2 सिक्का का मूल्य 1 रुपया और 10 पैसा का 3 सिक्का का मूल्य 30 पैसा। इस तरीके से तो टोटल मूल्य कितना हो गया 4 रुपया 30 पैसा। क्या मूल्य का तुलना मूल्य से हम करेंगे, और पूछ रहा है 50 पैसे का सिक्के की संख्या, तो सिक्का की संख्या कितना है 2। ये कितना बार में 3 बार में, 3 दूनी 6, ये 50 पैसे का सिक्के का संख्या आ गया। यदि यहाँ पे पूछा जाता कि 50 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य क्या हुआ, तो 50 पैसे का सिक्के का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हम मूल्य गुना करते। यहाँ पे मूल्य कितना होता 2 सिक्का का 1 रुपया होता, तो हम 1 से गुना करते। आगे कौन सा है 38 के बाद 39 नंबर है। चलो 39 नंबर देखते हैं। करा एक कार द्वारा 2 घंटे में 333 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होनी चाहिए। ये चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, 330 बटा कितना हो जाएगा 2। चूँकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। बाकी जो कैलकुलेशन आएगा वही हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन में लगभग 46.25 आएगा। आगे 39 के बाद 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7600 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ मिलेगा, समझना है। कह रहा बैंक जो है अर्धवार्षिक, यानी अर्धवार्षिक ब्याज कितना दिया हुआ है 20% प्रति छमाही दिया हुआ है। ये वार्षिक नहीं, 20% क्या दिया हुआ है छमाही दिया हुआ है। अब कोई ग्राहक जो है पहला राशि 1 जनवरी को और दूसरा राशि इसके 6 महीना बाद 1 जुलाई को जमा करता है। 1 जुलाई को 1 जनवरी को 7600 रुपया और फिर 1 जुलाई को 7600 रुपया, और हमारा दर कितना लग रहा है प्रत्येक 6 महीना में 20% प्रति छमाही के दर से, समझना है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक नियम क्या है कि यदि दर 20% है और 20% छमाही है तो 2 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले यहाँ पे समझते हैं, जो 1 जनवरी को पैसा जमा किया होगा वह 1 साल में जा कर के इस 7600 रुपया पर 1 साल में 12 महीना में जा कर के 2 छमाही इस पर ब्याज मिलेगा।
और ये जो जुलाई में जमा किया है इस पर एक छमाही का ब्याज मिलेगा, अर्थात 6 महीना का ब्याज मिलेगा, अर्थात कुल ब्याज क्या हो जाएगा 7600 का 2 छमाही का ब्याज, फिर प्लस इस 7600 का 1 छमाही का ब्याज निकाल करके जोड़ देंगे। अब आसानी से ये बनेगा, मतलब 7600, और ध्यान रखना है ये मूलधन है, मूलधन हमेशा क्या होता है 100% होता है। 20% की दर से 2 छमाही का ब्याज कितना होगा तो 44% होगा। कैसे? तो जब भी समय टी यानी 2 छमाही हो या 2 वर्ष हो तो CI होता है 2R + R² बटा 100, अर्थात ये आ जाएगा 2R 20 दूनी 40, 20 का 400 बटा 100 यानी 20 44 आ जाएगा, प्लस फिर 7600 का 1 छमाही का ब्याज, तो 1 छमाही में कितना लगेगा 20% है। अब इसको जोड़ देंगे हम, ये समझाने के लिए था, बाकी हमारा जो काम करेगा यहाँ से ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 76 गुना 44 करेंगे, ये आ जाएगा 3344, ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये कितना आ जाएगा 1520, और जोड़ देंगे कितना आएगा 4864। तो ध्यान रखना है। आगे इसके बाद है 40 के बाद जनवरी से 1 साल तक, ये जनवरी को लगता है तो जनवरी से जुलाई तक प्रश्न में ही कह रहा है, प्रश्न फिर से समझा देते हैं। कह रहा है एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% ब्याज की पेशकश करता है और एक ग्राहक 1 वर्ष में, ध्यान रखना 1 वर्ष में पहला जो जमा करता है 1 जनवरी को जमा करता है, यानी जो 1 जनवरी को जमा किया तो 1 साल में 2 छमाही उस पर ब्याज मिलेगा। दूसरा जो जमा करता है 1 जुलाई को जमा करता है तो 1 जुलाई को जो जमा किया उस पर 1 छमाही का ब्याज मिलेगा। तो वही तो काम किए कि पहला जो जनवरी को जमा किया उस पर 2 छमाही का ब्याज मिला और 2 छमाही पर कितना 20% की दर से 44। दूसरा जो जुलाई वाला जमा किया उस पर 1 छमाही का ब्याज और 1 छमाही का 20% ही रह जाएगा। क्लियर? अच्छा प्रश्न था। ये 40 था। 40 के बाद 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर के लिए तो फिगर बोर्ड पे बना नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, इसलिए सेट नंबर अपना देखना है, हम यहाँ समझा देते हैं। चलो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 41 नंबर फिगर खुद से देखना है, हम यहाँ से बोल रहे हैं। कह रहा है 7वें जन्मदिन से लेकर के 11वें जन्मदिन तक बच्चे की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई। यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है, एक तरफ जन्मदिन पर नापा गया और दूसरा बच्चे की ऊंचाई। अब 7वां जन्मदिन में देखते हैं तो 7वां जन्मदिन में बच्चे की ऊंचाई 125 सेंटीमीटर है और 11वां जन्मदिन में देख रहे हैं तो 160 सेंटीमीटर है। कितना वृद्धि हुआ? 35 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ, बस आंसर है। फिर 42 नंबर भी वही है, फिगर से ही है, थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है क्या, फिगर देखना है। रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक एक फिटनेस बैंड डेटा रिकॉर्ड करता है और उसका उपयोग करता कितने समय तक हल्की नींद में था या बहुत हल्की नींद में था। समझना है कि गहरी नींद में 10% वह टाइम देता है, सपना देखता है 25% समय, हल्का नींद में वह 10% समय देता है और बहुत हल्का नींद में 5%, और जागते हुए रहता है कितना 50%। अब समझना है कि 10 बजे से 6 बजे तक उसके लिए कुल टाइम कितना है तो 8 घंटा, यानी कि 8 घंटा हो जाएगा। ये 42 नंबर देख रहे हैं, 8 घंटा हो जाएगा 100% के बराबर। तो 8 की तुलना 100 से। प्रश्न में पूछा क्या कि हल्का नींद या बहुत हल्का नींद, तो हल्का नींद में 10% है और बहुत हल्का नींद में 5% है, अर्थात टोटल कितना 15%। ये कर देते हैं 15 8 20 से, यानी 1.2 घंटा। आगे 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर कह रहा है 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग क्या होगा। ध्यान रखना है, कोई बहुभुज के आंतरिक कोण का माप होता है, जितना भुजा उसको 180 से गुना कर देते हैं। मान लेते हैं n भुजा तो 180 से गुना करके 360 घटा देना है।
अर्थात ये आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला हो गया। अब देखना है 14 भुजा वाला है तो यानी 180 गुना 14 माइनस 360, ये हल करना है केवल। कितना हो जाएगा, 180 गुना 14 करेंगे ये 2520 आएगा और माइनस 360 घटा करके कितना हो जाएगा 2160 डिग्री। अब इसी में यदि पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में कि प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए फिर वापस हम क्या करते, इसको इसमें 14 से भागा देते, क्योंकि भुजाओं की संख्या कितना है 14। फिर यदि पूछ देता कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो फिर वही काम, अंतःकोण का मान निकालने के लिए यहाँ 14 से भागा देते और बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का योग होता है 180 डिग्री, अर्थात बाह्य कोण का मान निकालने के लिए 180 माइनस अंतःकोण निकालते। यहाँ पे एक फार्मूला और याद रखना कि n बराबर होता है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण। जैसे इस पे एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, प्रश्न इसमें पूछा जाता है बहुत अच्छा कि यदि किसी बहुभुज के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण यदि 36 डिग्री है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो 36 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 बटा 36 यानी भुजाओं की संख्या 10। या फिर प्रश्न में दे दे यदि किसी बहुभुज के बाह्य कोण नहीं अंतःकोण 150 डिग्री है, अंतःकोण 150 डिग्री है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है 360 बटा बाह्य कोण, और अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ से अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, जिसमें से अंतःकोण 150 डिग्री दिया हुआ है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो 180 में घटा देंगे अर्थात 30 डिग्री होगा, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा 30, 12 या 36। इसमें और सवाल पूछा जाता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन किसी बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है, अंतःकोण नहीं हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पूछा जाता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी बहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया, कुछ भी दे देगा 150 डिग्री, बी दे दिया 140 डिग्री, सी दे दिया 125 डिग्री, डी नंबर में नॉन ऑफ दीज, इस तरीके से दे देगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई बहुभुज है तो भुजाओं की संख्या उसमें आधा नहीं होगा। कभी ऐसा है कि 2.5 भुजा वाला बहुभुज होगा या 3.5 भुजा वाला बहुभुज होगा, या तो 2 भुजा हो सकता है, 3 भुजा हो सकता है, 4 भुजा हो सकता है, 10 भुजा हो सकता है, अर्थात भुजाओं की संख्या पूर्णांक में होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि अंतःकोण 150 दिया हुआ है तो बाह्य कोण कितना 30 डिग्री होगा। अब बाह्य कोण जो होगा वह 360 को काटेगा, चूंकि भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण, अर्थात बाह्य कोण वही हो सकता है जो 360 को काटेगा। जो 360 को नहीं काटेगा वह बाह्य कोण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 360 को काटेगा तो पूरा अंक होगा, अर्थात भुजाओं की संख्या पूर्णांक में। अगर 360 को नहीं काटा तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में तो भुजा की संख्या नहीं होगा। अर्थात बाह्य कोण 360 को यदि काट रहा है तो वह क्या होगा, संभव मान होगा, अर्थात नहीं काट रहा है तो वह मान संभव नहीं होगा। अर्थात 30 क्या 360 को काट रहा है तो काट रहा, अर्थात ये तो हो सकता है। 140 से अंतःकोण अर्थात 40 हो जाएगा बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या 360 बटा 40, अर्थात क्या ये काट रहा है तो ये होगा संभव। 125 की बात कर लेते हैं तो 125 से क्या चीज़ अंतःकोण, अर्थात बाह्य कोण कितना हो जाएगा 55, हाँ 35 कितना हो जाएगा, चलो 180 में से 125 घटाओ ना, 25 5 या और ये 7 में से 2 55 डिग्री। अब 360 क्या 55
से कट रहा है, नहीं कट रहा, अर्थात ये वाला मान किसी बहुभुज का नहीं हो सकता अंतःकोण के लिए। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला कौन सा प्रश्न था, तो ये सब याद रखना है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कितना नंबर था, 44 था, चलो 43 था, 44 नंबर देखते हैं हम। 44 नंबर कह रहा है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 350 मीटर की दूरी से रोकता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा दौड़ना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। चलो समझते हैं कि पहली बात, ये समय और दूरी का प्रश्न है। समय और दूरी में यदि समान दिशा में गति कर रहा हो तो हमेशा चालों का अंतर रखना है, और यदि विपरीत दिशा में गति कर रहा हो तो चालों का योग। जबकि नाव और धारा में इसका अपोजिट होता है। धारा की दिशा में यदि नाव जा रहा है तो चाल जुटेगा, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो घटेगा। यहाँ समय और दूरी का प्रश्न है, तो समान दिशा में अंतर चालों का और विपरीत दिशा में योगफल। अब समझना है यहाँ पे कि यदि कोई पुलिस चोर का पीछा करेगा तो जाहिर सी बात है जिधर चोर जाएगा उधर ही पुलिस जाएगा। अर्थात यहाँ पे अपने आप क्या समझना है कि समान दिशा में चल रहा है, अर्थात समान दिशा में चालों का अंतर होगा। तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय निकालते हैं, समय बराबर कितना, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी दोनों के बीच कितना दिया हुआ है, 350 ये मीटर में, और दोनों के बीच चाल क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। अर्थात ये कितना हो गया, 2 9 18, 9 ऊपर जाएगा। चलो इसको ऐसे काट देते हैं, 5 7 25, 7 9 63, अर्थात ये कितना हो गया, 630 सेकेंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। अब समझना है यहाँ पे कि यदि समय पूछता कि कितना समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा तो ये होता कितना, 630 सेकेंड। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, कितना दूरी, और वो भी कौन, चोर, कितना दूरी चोर तय करेगा ताकि वह पकड़ा जाएगा। तो चूंकि 630 सेकेंड में वह पकड़ा जाता है और चोर का चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, अर्थात 5/18। और ये 630 सेकंड में कितना दूरी तय कर लिया, 9 दूनी 18, 9 सत्ती 63, 35 दूनी 70, ये काट छाट करके कितना, 25 25 25 25 से 25 75 और 12 87, अर्थात 875 मीटर दूरी तय करने के बाद। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो आगे कौन सा है, 44 के बाद 45। 45 बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें